Hello 12th class, welcome back on Saha Commerce classes. So 12 स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने समझ लिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव नीड्स क्या क्या थी। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल डिसीजन कौन कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट होप आपको प्रीवियस वीडियो अच्छे से समझ आ गई होंगी, आपने देख ली होंगी। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। चैप्टर वाइज अलग से प्लेलिस्ट है, फिर उसके अंदर आप टॉपिक सर्च करके आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट विद फाइनेंशियल प्लानिंग। भाई फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी भी फर्म को फंड की नीड हो तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना, उसके लिए पहले से ही प्लानिंग करके चलना, फोरकास्टिंग करना, ये डिसाइड करके चलना अगर फंड की कमी हो जाती है तो हम कहाँ से उसको फुलफिल करेंगे। सो एवरीथिंग इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। सो बात करते हैं कि होता क्या है। Okay, so financial planning is referred to the preparation of plan to ensure the adequacy of fund at time of requirement. एडुकेसी का मतलब क्या होता है कि ये एंश्योर करके चलना कि क्या आपकी कंपनी के अंदर फंड जितने आपको नीड है उतने हैं, एडुकेट है या नहीं है, जितना पैसा आपको चाहिए क्या उतने फंड आपके पास हैं या नहीं है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग बस यही होता है कि इसी के लिए एक प्लान प्रिपेयर करके चलते हैं ताकि जब फ्यूचर में अगर किसी भी कंपनी को फंड की नीड हो तो वो उनको फुलफिल कर सके। ठीक है, सो इन केस द फंड आर नॉट अवेलेबल ऑन द टाइम ऑफ द कंपनी विल नॉट बी एबल टू फुलफिल इट्स एक्टिविटी। भाई अगर किसी भी कंपनी के पास फंड की नीड है, अगर उसके पास फंड अवेलेबल नहीं है, दैट मीन क्या हो जाएगा कि वो कंपनी अपनी एक्टिविटीज को आगे नहीं कर पाएगी। ओके, सो मेन क्या होता है कि अगर पैसा ही नहीं होगा किसी कंपनी के बाद पास तो किस एक्टिविटी को करेगी, वो नहीं कर पाएगी। तो ये पहले से ही प्लान तैयार किया जाता है कि जब भी फंड की नीड होगी हम उसको कहाँ से फुलफिल करेंगे, पैसा हमारे पास कितना है, कितना कम रह सकता है, कितना हमें अरेंज करना है। सो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें कि किस उद्देश्य से फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, सो पहला उद्देश्य यही होता है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसके अंदर जो प्लान तैयार किया जाता है वो ये एंश्योर करता है कि जिस भी टाइम कंपनी को फंड की नीड होगी उस टाइम पर उनको रैपिडली फंड अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। इट एंश्योर दैट द फंड आर रेडली अवेलेबल एट द टाइम ऑफ नीड। दूसरा क्या चेकआउट करके चलेगा कि क्या अननेसेसरी रिसोर्स के ऊपर तो फंड नहीं लग रहे हैं, हमारे ज्यादा पैसा हम पे नहीं कर रहे हैं, ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर एंश्योर होता है। इट ऑल्सो चेक दैट द फर्म नीड नॉट अननेसेसरली रेज फंड, कि यहाँ पर यह भी क्रॉस चेक किया जाता है कि कहीं किसी भी फर्म के, कोई भी फर्म है वो रिसोर्सेज को अननेसेसरी, उसको जरूरत भी नहीं है फिर भी तो नहीं बढ़ा रही है। ठीक है, ये सारी चीजें भी इंश्योर करके चलता है। इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी, जो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की है इसके फायदे क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो क्या करता है, ये फोरकास्ट करके चलता है कि फ्यूचर में कितने फंड की नीड होगी, है ना, कि फ्यूचर में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंड के साथ तो कोई डीलिंग मतलब कोई भी फंड की कमी के साथ तो कोई भी डीलिंग नहीं करनी पड़ेगी। सो ये सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर पहले ही सोच ली जाती है। मींस क्या, यहाँ पर हम कह सकते हैं फोरकास्टिंग किया जाता है। जो
फाइनेंशियल प्लानिंग होता है वो हेल्प करके चलता है इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर अंडर डिफरेंट सर्कमटेंसेस, कि भाई हालात कुछ भी हो उसके लिए पहले ही फोरकास्ट कर लिया जाता है, अनुमान लगा लिया जाता है। दिस हेल्प्स द फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन डीलिंग विद कंटिजेंसी। सो जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, जो हमने फोरकास्टिंग की है उसके अंदर, वो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी फर्म या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उस टाइम पर डील करने में हेल्प करती है। ठीक है। प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटी, फ्यूचर हमें पता है सभी का अनसर्टेन होता है, तो बिजनेस के अंदर फ्यूचर में पता नहीं कोई भी लॉस भी हो सकता है या किसी भी फंड की ज्यादा नीड हो सकती है, तो इसके लिए पहले ही जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो प्रिपेयर करके रखती है। It helps in preparing firm for various future ventures by avoiding business shock and surprise. जिससे क्या होगा, अगर हम पहले से ही प्रिपेयर होंगे तो बिजनेस को कोई भी नुकसान होने से या कोई भी सरप्राइज मिलने से हम बचा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन बना के चलता है, भाई हमें पता है कि कहाँ पर कितना पैसा लगना है, कितना पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है, अगर हमें नीड होगी तो हम कौन से फंड से उस पैसे को फुलफिल करेंगे। सो ये क्या होता है, एक बेटर कोऑर्डिनेशन होता है किसी भी बिजनेस फंक्शन के अंदर, लाइक जो उनका प्रोडक्शन होता है या सेल होती है। ठीक है। उसके बाद आता है बिल्डिंग लिंक। लिंक बना के चलेगा कि जो प्रेजेंट है हमारे बिजनेस का और जो उसका फ्यूचर में क्या क्या उसके अंदर हो सकता है, ये लिंक बना के चलेगा। So it also provide a link between the financing and investment decision on a regular basis, कि यहाँ पर एक लिंक क्या बनेगा कि हमें कहीं अगर हमारे पास ज्यादा फंड है तो हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है। अगर फंड कम है तो कहीं से हम पैसा ले लेंगे। ये पहले ही यहाँ पर चीजें बिल्डअप की जाती है। ओके, क्लियर है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की जाए, यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती है कि किस पैटर्न में या किस प्रोपोर्शन में हमें अपने सोर्सेज को यूज करना है जिससे हम फंड्स को रेज कर सके। ठीक है। सो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट to decide the pattern or the proportion of various sources that should be used for raise the fund. So capital structure is a blend of debt and equity or borrowed fund and owner fund respectively. It calculated as a डेट इक्विटी रेशियो। जिस तरीके से हम डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं उसी तरीके से हम कैपिटल स्ट्रक्चर को भी फाइंड आउट करते हैं। ये क्या होता है, किसी भी कंपनी के लिए डेट हो सकता है, इक्विटी हो सकती है, कोई भी बोरोड फंड हो सकते हैं, या उनके कुछ खुद के जितने भी फंड होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। सो इनको फाइंड आउट अगर हम बात करें, हम कह सकते हैं कि डेट डिवाइड बाय में इक्विटी किसका प्रोपोर्शनेट होता है। यहाँ पर डेट और इक्विटी का हम प्रोपोर्शनेट लेके चलते हैं। ठीक है। अगर टोटल कैपिटल के बात की जाए तो टोटल कैपिटल में हम क्या करते हैं, डेट बाय में प्रोपोर्शनेट किसका करेंगे, आउट ऑफ टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितनी होती है हमारी, डेट प्लस में इक्विटी, जितने हमारे पास डेट है प्लस में जितनी हमारी इक्विटी है। ठीक है। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस के सोर्स को क्लासिफाई किया जाता है कि पहला हम देखेंगे ओनरशिप बेस पे। ओनरशिप बेस पे अगर बात करें तो हम टू कैटेगरी में इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज ओनर फंड, दूसरा क्या आ जाता है, बोरोड फंड। सो जो ओनर फंड होते हैं उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग। ये किसके अंदर आ जाएंगे, ओनर फंड के अंदर। और बोरोड फंड के अंदर क्या क्या आ जाएगा, लोन्स आ जाएंगे, कोई भी डिबेंचर्स आ जाएंगे, या कोई भी पब्लिक डिपॉजिट। बोरोड फंड कोई भी बैंक से ले रखा है या अदर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई भी पैसा उधार ले रखा है, वो सारे के सारे बोरोड फंड में आ जाएंगे। अगर हम ओनरशिप बेस पर बात करें तो उनको दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ओनर्स फंड, सेकेंड वन इज बोरोड फंड। ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट आती है फीचर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फीचर्स क्या क्या आ जाएंगी, फर्स्ट फीचर देखो, द कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंटली। यहाँ पर ना जितने भी डेट की कॉस्ट होती है और जितनी भी इक्विटी के ऊपर कॉस्ट आती है वो अलग अलग होती है। बिजनेस फाइनेंस में उनको हम अलग अलग कर सकते हैं।
द रिस्क इन्वॉल्व इन डेट एंड इक्विटी फाइनेंस आर डिफरेंट। भाई अगर दोनों इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट अलग अलग होंगे तो उनमें जितने भी रिस्क होंगे वो भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ दोनों के रिस्क को हमें मेंटेन करके चलना है, देखना है। कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जितनी भी कॉस्ट डेट के ऊपर आती है उससे कम किसके ऊपर आती है, जो डेट के ऊपर कॉस्ट आती है वो किससे कम होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। सो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे ज्यादा होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है, ज्यादा होती है। द इंटरेस्ट दैट इज पेड ऑन द डेट इज डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, कि जितना भी इंटरेस्ट पेड किया जाता है किसी भी डेट के ऊपर, किसी भी डेटर को, वो क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है। जब क्या किया जाता है, टैक्स को कंप्यूट करते हैं। अगर टैक्स को कंप्यूट करेंगे, टैक्स मापेंगे, उस टाइम पर क्या हो जाएगा, ये जितना भी इंटरेस्ट था वो कम हो जाएगा। ठीक है। सो while computing tax liabilities, whereas the dividend that is paid to the shareholder is paid out of after tax profit. So इसीलिए जब टैक्स हम निकालते हैं तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो प्रॉफिट होगा वो टैक्स पे करने के बाद का होगा। ठीक है। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि डेट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर टू दैट ऑफ इक्विटी। सो जो डेट होते हैं वो क्या होते हैं, कम, चीपर का मतलब क्या होता है, थोड़े से कम यूज वाले सोर्स होते हैं किसकी कंपैरिजन में, इक्विटी की कंपैरिजन में। सो बट इट इज मोर रिस्की फॉर द बिजनेस। लेकिन जो डेट होते हैं ना वो रिस्की ज्यादा होते हैं, इसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस किसी भी बिजनेसमैन को हम कह सकते हैं, कोई भी बिजनेस ने अगर डेट ले रखी है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एंड द रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू इज मैंडेटरी फॉर द बिजनेस, और प्रिंसिपल वैल्यू भी एक टाइम पीरियड के बाद बिजनेस को वापस करनी होगी। ठीक है। ये सारे के सारे फीचर्स होते हैं। सो अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन यही बताती है कि क्या कोई भी कंपनी है उसकी हाईली लिक्विडिटी है, क्या जब उस कंपनी की पोजीशन क्या भी उस कंपनी को जब कैश की नीड होगी क्या उसके पास कैश होगा, क्या वो डेट कैपिटल इशू कर सकती है। ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं। अगर ये सारी चीजों में कोई भी कंपनी स्ट्रोंग है, उसकी कैश फ्लो पोजीशन हाई है, दैट मीन उस कंपनी को फाइनेंशियल रिस्क कम फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। और वो कंपनी ये भी इंश्योर करके चलती है फाइनेंस रेज करने से पहले, क्या अगर उस कंपनी को कैश ऑब्लिगेशन होते हैं तो क्या उनके पास सफिशिएंट कैश है या नहीं है उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर साइज ऑफ बिजनेस, कि ये देखा जाता है कि हमारा बिजनेस कैसा है। छोटे जो बिजनेस होते हैं वो क्या देख के वो क्या होता है, उनके पास जो इक्विटी कैपिटल होती है, जो रिटेन अर्निंग होती है वो कम होती है। ठीक है। अगर उनको कोई भी उधार लेना पड़ता है तो उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उनके ऊपर क्या हो जाता है, वो इंटरेस्ट का बर्डन आ जाता है। लेकिन इन केस ऑफ लार्ज कंपनी, उनको अगर कोई भी उधार लेना है तो उसके लिए ये कोई भी बड़ा इशू नहीं होता, तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस को यूज करके भी क्या कर सकती है, फाइनेंस ले सकती है, पैसा डेट ले सकती है। तो उसके लिए जो ये इंटरेस्ट का कोई भी बर्डन नहीं होता। ये भी क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कम है या ज्यादा है, छोटा है या बड़ा है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है इट रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम अ कंपनी कैन कवर इट्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड हायर ICR रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉलिंग टू मीट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि किसी भी कंपनी ने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को कितनी बार फेस किया और कितनी बार उनको कवर अप किया है अपने प्रॉफिट में से। भाई प्रॉफिट होगा तभी तो वो कवर अप कर पाएगी, लॉस के कंडीशन में तो कवर अप नहीं कर पाएगी। सो हम कह सकते हैं अगर किसी भी कंपनी की हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो वो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को हमेशा कवर अप करेगी। ठीक है। क्या करेगी, वो उनको हमेशा कवर अप करेगी, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को कम करने में हेल्प करेगी।
देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये इंडिकेट करता है किसी भी कंपनी की एबिलिटी को, किस एबिलिटी को, कि वो अगर कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी इंटरेस्ट को पे कर पाती है या नहीं कर पाती। उसने जितना भी डेट लिया है क्या उसका इंटरेस्ट पे कर पाई, क्या वो इस लायक है कि वो फ्यूचर में उस प्रिंसिपल अमाउंट को पे कर पाएगी। ये एबिलिटी कवर अप करके चलती है। नेक्स्ट फैक्टर आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अगर किसी भी कंपनी ने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट की है तो उसके ऊपर उसको कितना रिटर्न मिला है। इफ अ कंपनी अर्न हाई रिटर्न इट हैज, ये क्या आ जाएगा, हाई रिटर्न इट हैज टू कैपेसिटी टू ऑप्शन फॉर डेट एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि अगर किसी भी कंपनी को हाई रिटर्न है, हाई रिटर्न की कैपेसिटी है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके पास ऑप्शन होगा किसी भी फाइनेंस के सोर्स को यूज करने का। कॉस्ट ऑफ डेट की अगर बात करें तो जो कॉस्ट ऑफ डेट होते हैं कि हमने कितनी कोई भी उधार लिया था उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी अपने फंड को बढ़ाने के लिए डेट लेगी, और अगर वो डेट लेगी तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही लेगी ना, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। सो जो जितनी उसकी कैपेसिटी थी उसके ऊपर जितना उसने इंटरेस्ट पे किया वो क्या करेगा, वो फैक्टर जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, कि हमें कितनी कॉस्ट दी है, कि जो पैसा हमने डेट लिया था उसके ऊपर लोअर इंटरेस्ट रेट पे की है या नहीं की है। देखो अगर जितना भी इंटरेस्ट पे करना है वो लोअर लिमिट के ऊपर होगा, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या होगी, लोअर होगी, ठीक है। देन उसके बाद आता है टैक्स रेट। अगर हाई टैक्स रेट है तो यहाँ पर जो डेट कैपिटल है वो किसको कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रेफरेंस करके चलती है, डेट कैपिटल को, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल बीइंग अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस मेक द डेट चीपर, कि जो टैक्स पे किया है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। कौन सा टैक्स, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल था वो एज ए टैक्स डिडक्टेबल मानेंगे, कि हम उसको टैक्स में से माइनस करके चलते हैं जब टैक्स को घटाते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरीके का चीपर डेट माना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ये देखा जाता है कि किसी भी कंपनी में जितना ज्यादा रिस्क होगा शेयर होल्डर उतने ही हाई रेट का वेट करेंगे कि उसको इतना ही हाई रिटर्न मिले, इतने ही हाई रिटर्न क्या वो एक्सेप्ट करके चलते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा कि उस कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, चूजिंग अ सोर्स ऑफ फंड डिपेंड ऑन द फ्लोटेशन कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू रेज फंड, कि यहाँ पर जो फंड का सोर्स वही चूज करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर फंड को बढ़ाना है तो उसके ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी आई है, ज्यादा कॉस्ट कितनी पे की है, जो क्या बना के चलती है, लेस अट्रैक्टिव बना देती है हमारे फंड को। अगर ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी दैट मीन वो कम अट्रैक्टिव होगा फंड, उसके ऊपर पैसा कम लोग उसको कम यूज करना के सोचेंगे लोग। रिस्क कंसिडरेशन, a company choose debt as a source of finance depending on its operating risk और overall business risk। कोई भी कंपनी ये देख के कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए ये देख के फंड सिलेक्ट करती है कि उसके अंदर रिस्क कितना है। अगर उसके अंदर ज्यादा रिस्क है तो उसको कम यूज करेगी, अगर कम रिस्क लगेगा तो उसको वो ज्यादा यूज करेगी। नेक्स्ट उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है द चॉइस ऑफ डेट डिपेंड ऑन द कंपनीज पोटेंशियल टू बोरो एंड लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इट वांट टू रिटेन फॉर चूजिंग अ सोर्स ऑफ फंड इन फ्यूचर। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि कोई भी कंपनी जब कोई भी फंड बोरो करती है तो ये देखती है कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को देख के चलती है कि कोई भी कंपनी कितनी पोटेंशियल है किसी भी बोरो को पे करने के लिए, ठीक है। फ्यूचर में उन्हीं के अंदर वो क्या करेगी, उन्हीं को वो परचेज करेगी, उन्हीं फंड्स को। गॉट इट, क्लियर है। देन उसके बाद आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यहाँ पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब यही होता है कुछ जितने भी गाइडलाइंस होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, कोई भी फंड लेने के लिए,
उनका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उनके जो नॉर्म्स होते हैं, जो गाइडलाइंस होते हैं, वो कितनी हार्ड है या नहीं है। स्टॉक मार्केट कंडीशन, देखो जिनकी ना यहाँ पर हम ना फ्रेमवर्क जो रेगुलेशंस वगैरह होंगे जिनके कम होंगे उन्हीं के फंड ज्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। ये देखा जाता है किसी भी कंपनी के फंड खरीदने से पहले कि उसका स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक क्या है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में क्या पोजीशन है उसकी। इफ द स्टॉक मार्केट इज फ्लोरिशिंग and there is a condition of boom, then the company may prefer more equity over debt in the capital structure। भाई ये देखा जाता है अगर जिस टाइम पर स्टॉक मार्केट अगर पीक पे होता तो वहां इन्वेस्टमेंट कम करने की सोचते हैं। जैसे जैसे शेयर्स की वैल्यू कम होती जाती है लोग उसको खरीदते हैं, फिर जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ता जाएगा उसको वो सेल आउट करते जाएंगे। However, in the केस ऑफ अ बियर मार्केट का मतलब क्या होता है, जहां पर मार्केट हाई लेवल पे होती है। टू अवॉइड एनी मोर रिस्क द कंपनी विल प्रेफर मोर डेट ओवर इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। जब हाई लेवल पे होती है तो उसी टाइम पर क्या होता है कि वो रिस्क को अवॉइड कर देते हैं और वो कंपनी उसी कंपनी के डेट को यूज करती है, ठीक है, अपनी इक्विटी के ऊपर, किसके अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर में। देन लास्ट पॉइंट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। अब जब फंड खरीदे जाते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ये देखा जाता है कि दूसरी कंपनी है जो, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कंपेयर किया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर्स को। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी इन द इंडस्ट्री में बी कंसिडर्ड एज ए गाइडलाइन व्हाइल प्लानिंग अ फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर। जब हम अपनी फर्म के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर का प्लान करते हैं तो दूसरी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर की गाइडलाइन को हम पढ़ते हैं। सो उसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास हम ये सब उनके जो गाइडलाइन होंगे उनके अंदर ये हम देखेंगे कि क्या वो अपने फाइनेंशियल रिस्क को अफोर्ड कर पाई थी या नहीं कर पाई थी। अगर वो कर पाई थी तो हम भी कर पाएंगे। ये सब सोच के ही डिसीजन लिया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर का, ठीक है, क्लियर है। सो मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ आ गया होगा स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अभी आपका एग्जाम का थोड़ा ही टाइम बचता है तो साथ ही साथ हर एक पॉइंट को आप कवर अप करके चलोगे। डाउट को आप डिस्कस किया करो, मुझे कमेंट करके बताया करो। जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा ना मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको दूंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।